लगाया था कि वो एक असफल सैनिक शिरीन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वो एक असफल सैनिक की तरह मौके से भाग जाएगी। सब कुछ जो हुआ उसकी उम्मीदों और यहाँ तक कि उसकी कल्पनाओं से परे था, क्योंकि उसने अपने निर्धारित दंड को पूरा करने के बाद महल मालिक के साथ सभी संबंधों को काटने की योजना बनाई थी। लेकिन इन दुर्घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। शिरीन ने खुद के साथ तर्क किया और महसूस किया कि उसे उनसे संबंध तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे इतने कठिन समय से गुजारा था। हालांकि जब उसने उनका स्पष्टीकरण सुना तो उसने उन्हें माफ कर दिया। क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने जितनी उदार थी जिसने उसे इस तरह की गहरी चोट पहुंचाई हो? क्या उसे मनाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। वो इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं थी। शिरीन इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसके मन में महल मालिक के लिए भावनाएं थी और वो हमेशा से उन्हें दबाती आई है। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ उसके सभी शुरुआती झगड़े सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी को माफ करना आसान था। इसके अलावा महल मालिक की सभी हरकतें शिरीन के फायदे के लिए लग रही थी और उनका कोई गंभीर परिणाम नहीं झेलना पड़ा था शिरीन को। इसीलिए उसके लिए उन्हें माफ कर देना स्वाभाविक था। लेकिन लगता है सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया था। ये महसूस करना आसान था कि वो पागल हो रही थी। वो अपने कंबल में इधर उधर मुड़ रही थी और अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ सोच रही थी। उसका दिल ऐसे हो रहा था जैसे उसमें खुशी के बुलबुले भर गए हों। सभी बुलबुले फैल रहे हों और उठ रहे हों, और वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए अभी उसके पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि उसने पहले कभी इतना उत्साहित और खुश महसूस नहीं किया था। क्या ये प्यार में होने का एहसास था? शिरीन ने एक कहावत सुनी थी कि जब वो प्यार में होते हैं तो महिलाओं की बुद्धि कम हो जाती है। वो इसे नहीं मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि प्रेम में होते हुए महिलाओं में आत्मसंयम की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए वो ऐसी नहीं होगी। वो नमित गुप्ता को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो कभी भी अपना आपा नहीं खोती थी। हालांकि इस बार कुछ अलग लग रहा था। वो अपने अंदर भरे उत्साह के कारण सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उठने का फैसला किया। उसने शीशा निकाला और खुद को देखा। उसके होंठ गीले थे, उसके गाल गुलाबी थे और उसकी आंखें चमक रही थी। वो निश्चित रूप से प्यार में था। ये भगवान, शिरीन तो पागल हो गई हो। वो बिस्तर पर लेट गई और अपने गुलाबी चेहरे को ढकने के लिए अपना तकिया पकड़ लिया। चुप, शांत हो जाओ। अगली सुबह जब शिरीन उठी तो उसने सोचा कि आंखें एक सुअर की तरह उसकी सूज गई होंगी, क्योंकि वो थकी हुई थी और वो पूरी रात ठीक से सोई नहीं थी। हालांकि उसने महसूस किया कि उसके गुलाबी होंठों के साथ साथ उसकी त्वचा भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें तेज और ऊर्जावान थी। उसकी आंखों के आसपास काले घेरे भी नहीं थे। ये क्या जादू था? शिरीन ने विश्वास के साथ इसका श्रेय नील राजबख्शी के सेवन को दिया। उसने न केवल उसकी शक्ति को बढ़ाने में मदद की, बल्कि उसकी ऊर्जा को बरकरार रखने में भी मदद की। ठीक होने के बाद वो घर से बाहर चली गई और तुरंत बड़े मौर्य संत जी से टकरा गई। सुप्रभात शिरीन। शिरीन अभी भी दोषी सा महसूस कर रही थी, खासकर पिछली रात के बाद। बड़े मौर्य संत जी, आप यहाँ पर? बड़े मौर्य संत जी मुस्कुराए। चलो साथ में नाश्ता करते हैं। वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। आप क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? वास्तव में नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वो झूठ बोल रही थी। अगर वो अपने स्थान से भोजनालय जाने का इरादा रखते थे तो उन्हें शिरीन के आंगन से गुजरने की जरूरत नहीं थी। वो शायद अब भी उसे पसंद करते थे और उसे जाने नहीं देना चाहते थे। ट्रेनर नमित गुप्ता, मुझे माफ कर दो, उसने बोलना जारी रखा। मुझे वास्तव में खेद है, क्योंकि मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मैं वो बस उनसे दूर रहना चाहती थी ताकि वो उसे जाने दे सके। शिरीन, माफी मांगना बंद करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। शिरीन, कृपया माफी ना मांगे। ये आपकी गलती नहीं है। बड़े मौर्य संत जी ने उसे बाधित किया। मुझे पता है कि आप अभी युवा हैं, आपको इस तरह की चीजें परेशान कर रही होंगी। ये ठीक है, मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगी। शिरीन हैरान थी। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ट्रेनर नमित गुप्ता, जब तक आप नाराज नहीं है मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनने को तैयार हूँ। हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी भी जवान हूँ। मैं शारीरिक रूप से युवा हूँ, लेकिन मैं मानसिक रूप से पहले से ही एक वयस्क हूँ। मुझे खेद है, मैंने आपको आशा दी और मैंने आपको निराश किया। मैंने वास्तव में आपसे प्यार करने की कोशिश की। बड़े मौर्य संत जी ने उसे घूरते हुए देखा। क्या ये महल मालिक की वजह से? शिरीन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और वो निराशा में डूब गई। नहीं, लेकिन मैं पहले अपनी भावनाओं के बारे में उलझन में थी। भले ही उसने कल रात महल मालिक को माफ नहीं किया था, फिर भी वो बड़े मौर्य संत जी के साथ नहीं रह सकती थी। वो जानती थी कि उसे खेद है, लेकिन प्रेम अपराध बोध के समान नहीं था। वो उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी, लेकिन वो उनके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती थी। शिरीन जानती थी कि जब रुकने का समय हो तो उसे निर्णायक होना चाहिए, नहीं तो ये हर किसी के लिए बुरा हो सकता है। इसीलिए उसने अभी भी बड़े मौर्य संत जी को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, भले ही वो उनके प्रति अविश्वसनीय रूप से दोषी महसूस कर रही थी। ट्रेनर नमित गुप्ता, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में आपको स्वीकार नहीं कर सकती। इसीलिए
वास्तव में मुझे कृपया क्षमा करें और मुझे डांटें। बड़े मौर्य संत जी ने एक कदम पीछे ले लिया। शिरीन ने उन्हें वो मैपल सेट निकाल कर दे दिया। कृपया इसे वापस ले लीजिए। बड़े मौर्य संत जी ने अपने होठों को कस लिया। कृपया इसे अपने ही पास रखें, ये आपका है। आपको इसे मुझे वापस नहीं करना चाहिए। भले ही आप मुझे स्वीकार ना करें तो ये आपका ही रहेगा। शिरीन ने सर हिलाया। नहीं, ये सेट मेरा नहीं है, ये तानिया का है। बड़े मौर्य संत जी परेशान थे। उन्होंने उसकी ओर देखा। शिरीन, तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। तुम सच में तानिया हो। मैंने बचपन में ही तुम दोनों की अदला बदली कर दी थी। शिरीन ने सर हिलाया। नहीं, असल में मैं ही क्लोन हूं, मैं तानिया नहीं हूं। बड़े मौर्य संत जी ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली। शिरीन ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताने का फैसला किया। समाप्त होने के बाद उसने कहा, मुझे पता है कि आपने जो कहा था वो सच था और मुझे आप पर विश्वास है। हालांकि पागल वैज्ञानिक ने आपको देख लिया था और हमें वापस बदल दिया था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। बड़े मौर्य संत जी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ये सिर्फ एक सपना है। शायद आप इसके बारे में हर दिन सोच रही थी और इसीलिए आपने ऐसा सपना देखा। वास्तव में ये सच नहीं है और जो मैंने तुमसे कहा है वो सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम इस दुनिया में मिलते हैं यदि आप असली तानिया नहीं है। शिरीन ने आह भरी और सोचा, क्या तुम्हें वो दृश्य अभी भी याद है जब तुमने मुझे क्रिस्टल के ताबूत में देखा था? क्या तुम्हें अब भी याद है कि वो कैसा दिखता था? क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? बड़े मौर्य संत जी ने उसकी ओर एक फीके चेहरे के साथ देखा और कुछ कहा नहीं। शिरीन ने अपने भंडारण बस्ते में से एक चित्र निकाला और चित्र में एक क्रिस्टल ताबूत था। उसने उसे बड़े मौर्य संत जी को दिखाया। देखो, क्या ये वही ताबूत है जिसमें आपने मुझे देखा था? बड़े मौर्य संत जी अब भी और फीके लग रहे थे। वो उसके बयान से इनकार नहीं कर सके। चित्र पर शिरीन ने जो ताबूत बनाया था वो ठीक वही था जो उन्होंने उस समय देखा था। वो कई बार उसे देखने के लिए उस पर झुकते थे। शिरीन ने कहा, आप ताबूत के खिलाफ झुकते थे और मुझसे बात करते थे कि आप उस अमीर जोड़े से कितनी नफरत करते हैं कि वो बहुत स्वार्थी हैं। आपने इस बात पर भी जोर दिया कि मैं आपसे ज्यादा दयनीय हूं क्योंकि उन्होंने मुझे केवल एक अंग बैंक के रूप में देखा था। उनकी बेटी को जब भी जरूरत हो उसे अंग प्रदान करने के लिए। बड़े मौर्य संत जी अत्यधिक उदासी के साथ चले गए। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। शिरीन केवल जमीन की ओर देख सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये बड़े मौर्य संत जी के लिए गहरा सदमा था। हालांकि अगर उसने उन्हें सच नहीं बताया होता तो वो भयानक और दोषी महसूस करेगी। कोई बात नहीं, मैं आपके एहसानमंद हूँ। वो धीरे धीरे भोजनालय में चली गई और एक हाथ अचानक उसके कंधे पर रख दिया गया। तुमने सही काम किया है। वो चौंक कर मुड़ी और उसने महल मालिक को देखा। जाहिर है उन्होंने उनके और बड़े मौर्य संत जी के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने अपने होठों को शुद्ध किया। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं, महल मालिक ने पलकें चढ़ाते हुए कहा। मैंने खुले तौर पर तुम्हारा पीछा किया। अगर मैं चुपके से तुम्हारा पीछा करता तो मैं सामने नहीं आता। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो कुछ खा लेते हैं। शिरीन उनके साथ सार्वजनिक रूप से ज्यादा शारीरिक संपर्क नहीं बनाना चाहती थी और जल्दी अपना हाथ उसने वापस खींच लिया। आप यहाँ खाना खाने वाले हो? महल मालिक ने कहा। क्यों नहीं, चलो चले। शिरीन ने महसूस किया कि वो अपने साथियों की नजर में एक दिलफेक आशिक लड़की बन जाएगी। वो पहले महल मालिक जी के साथ समय बिता रही थी, लेकिन बड़े मौर्य संत जी ने सबके सामने घोषणा कर दी कि ये सिर्फ एक नाटक था। फिर उसका बड़े मौर्य संत जी के साथ भी एक अस्पष्ट रिश्ता था और अब वो फिर से भोजनालय में महल मालिक जी के साथ भोजन करने आ गई थी। भोजनालय उन लोगों से भरा हुआ था जो उन दोनों को अजीब भावों से देखते थे। हालांकि शिरीन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं, लेकिन जब पूरा भोजनालय ऐसा कर रहा हो तो सबको अजीब लगता ही है। वो समझ सकती थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। महल मालिक ने सबकी परवाह नहीं की और एक मेज पर बैठ गए। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। वो उन्हें आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। वो जल्दी से उठी। आप यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। महल मालिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ रहो, ठीक है? इसके बाद वो खाना लेने के लिए खिड़की पर चले गए। सब चुप रहे। हालांकि उनके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। जो लोग ज्यादा सोचेंगे वो सोचेंगे कि वो दोनों फिर से कोई नाटक कर रहे हैं। एक क्षण बाद सोमती देवी और ध्रुव सिंह अंदर आ गए। उन्होंने शिरीन को देखा और जल्दी से भागते हुए उसकी ओर आए। शिरीन, शिरीन! ध्रुव सिंह शिरीन के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिरीन, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मेरी तरफ से तुम्हें दावत। शिरीन कल दूसरी कक्षा में स्थानांतरित हो जाएगी, इसलिए ध्रुव सिंह उससे पहले उसको दावत देना चाहता था। बेझिझक जो कुछ भी आप खाना चाहती हो मंगवा लें, बिल्कुल शर्म ना करें। ध्रुव सिंह की बात खत्म करने के बाद आसपास सब शांत हो गए। सोमती देवी जो विपरीत दिशा में बैठी थी अचानक अपनी आंखें खोलकर उछल पड़ी और सभी की निगाहें ध्रुव सिंह और शिरीन के पीछे किसी चीज पर पड़ी। ध्रुव सिंह को पसीना आ रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपना सर घुमाया और देखा कि कुछ थालियां उसके चेहरे की ओर बढ़ रही हैं। हे भगवान! उसने जल्दी से इनसे बचने के लिए अपना चेहरा हटाया। किसी तरह थालियों ने